जय हिंद दोस्तों, मैं रुस्तम कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RA@स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 की गणित NCERT मैथ से हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज पहला अध्याय है संख्या पद्धति। आज उसके बारे में जानेंगे, उसके परिचय के बारे में जानेंगे कि संख्या पद्धति होता क्या है। संख्या पद्धति यानी संख्या। सबसे पहले जानेंगे संख्या क्या होती है। संख्या जैसे अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या। यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड नंबर। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। क्या हो जाएगा डिफिनीशन? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 242, 376, 548 आदि। इसी तरह कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा कि अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या। तो संख्या पद्धति में हम क्या क्या पढ़ेंगे? संख्या के बारे में हम जान चुके हैं। अब पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो प्राकृतिक संख्या हेडिंग बनाएंगे प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। यानी वे संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए। यानी वे संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए तो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या है। तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे। वे संख्या या वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने क्या बताया, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक से शुरू हो। यानी जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे शुरू होते जाएं और कहाँ तक जाएं? अनंत तक। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत ना हो। तो क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। तो हम प्राकृतिक संख्या जान चुके हैं। अब हम जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो जैसे सेम प्राकृतिक संख्या होती है, सेम वैसे ही पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या बताया है कि जो संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या क्या होता है? वे संख्या जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं तो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अनंत तक जाती हैं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे हमने क्या बताया, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह कहाँ तक चली जाएंगी? अनंत तक। तो ये क्या हो जाएगा?
पूर्ण संख्या। तो हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए। तो हम अब समझेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। क्या अभाज्य संख्या, जिसे हम रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या। तो रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यानी वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर, वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न होती हैं, तो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। लिखेंगे परिभाषा, वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। हमने क्या बताया? वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न होती हैं, तो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 किसी और से एक से विभाजित होगा और स्वयं 2 से विभाजित होगा, और किसी भी विभाजित होगा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। 3 हो गया, 5 हो गया। 3 भी देखो एक से विभाजित होगा या तो स्वयं से होगा और किसी संख्या से नहीं होगा। 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा। 9 क्योंकि देखो वो एक से तो विभाजित होगा ही, स्वयं से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 से भी विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब 9 अभाज्य संख्या नहीं है। देखो डिफिनीशन में क्या बताया कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, यानी एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो 7 तो एक और स्वयं से विभाजित होगा और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो क्या होगा? अभाज्य संख्या। लेकिन जो 9 होगी वो एक से तो विभाजित होगी, स्वयं से भी होगी, लेकिन उसके अलावा 3 से भी विभाजित होगी, तो इसका मतलब वह अभाज्य संख्या नहीं है। और क्या हो जाएगा? 11 भी होता है। 13, 17, 19, 23, 29 आदि। और इसमें देखो हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट बताएंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1, नोट बना के लिख लो। नोट में क्या लिखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है इसमें? 2। क्या हो जाएगा? 2। दूसरा पॉइंट देख लो, यदि पूछा जाए आपसे कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या होती है? 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या? 1 से लेकर 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो टोटल होती हैं 25। कितनी होती है? 25। अगला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 1
से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्या। तो 1 से लेकर 50 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15। उसके बाद चौथा पॉइंट देख लो कि 50 से 100 तक के बीच में, या 51, 50 के बाद क्या था? 51 से 100 तक या 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितना होगा? टोटल 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितना था? 25। तब 1 से लेकर 50 के बीच में कितना था? 15। तो 51 से 100 के बीच में कुल कितना बचेगा? 10। तो हमने क्या बताया यहाँ पे? देखो, सबसे पहले लेसन का यानी अध्याय का क्या नाम है? संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। हमने सबसे पहले संख्या के बारे में डिस्कस किया कि संख्या होता क्या है, कि अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? संख्या। जैसे 242 हो गया, 376 हो गया, 548 हो गया आदि। प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे देखो यहाँ पे 1 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। तो ये क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या। अब अगला क्या है? पूर्ण संख्या। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं तो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। अगर 1 से शुरू होती है तो प्राकृतिक, 0 से शुरू होती है तो पूर्ण संख्या। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अगला टॉपिक अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हम रूढ़ संख्या भी बोल सकते हैं, यानी वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या के अलावा विभाजित नहीं हो सकता, तो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। जिससे हमने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, इसके बाद 31 एटसेट्रा, मतलब टोटल 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25। जिसमें से 1 से लेकर 50 तक के बीच में 15 और 51 से लेकर 100 तक के बीच में 10। अब आगे हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं, उसे हम यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं। यानी भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए तो क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्याएं। हमने अभाज्य में क्या बताया था कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या वो रहती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, यानी विभाजित का मतलब क्या था? कटे, किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो वो संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या। तो हम परिभाषा लिखेंगे, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्याएं। कहलाती है। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा? 4, 6, 8, 9 ... मतलब 4, ये तो 1 से भी हो जाएगा, खुद 4 से भी हो जाएगा, लेकिन 2 से भी विभाजित हो जाएगा। 6 1 से भी हो जाएगा, खुद 6 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी विभाजित भी हो जाएगा, लेकिन
कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। अब क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती क्या है? तो ऐसी संख्या या मान लो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रहे कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं, जैसे ऐसी संख्या जिसे p/q का मतलब अंश और हर के रूप में, यानी p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहलाता है। यानी ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। p/q का मतलब ये अंश हो जाएगा और यह हर। और लेकिन ध्यान रहे कि q बराबर ≠ 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो जाएगा तो यह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल 2/3, 5/4/6, 3/7, 5, 4, 3, 9। अब सोच रहे इसे कैसे कर सकते हैं कि ये परिमेय संख्या होगी? ये तो सब बटे के रूप में है, लेकिन यह 5 बटे के रूप में नहीं है। तो आप जानते हो कि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो p/q के रूप में हो गया। और देखो q बराबर 0 भी कहीं नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? परिमेय संख्या है। अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं या संख्या। परिमेय संख्या क्या थी? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके वह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होगा कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। देखेंगे ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, पाई आदि। देखो कड़ी के अंदर की जितनी भी संख्या होंगी क्या होंगी? अपरिमेय। लेकिन वही संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, अगर जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो वह परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वह परिमेय संख्या होगी। वह परिमेय संख्या कैसे होगी हम तुम्हें बताते हैं। जैसे कड़ी में 4 हम लिख दिए, कड़ी में 4 हम इसको 2 × 2 कर सकते हैं,
यानी 2 दूना 4 यही होगा। और जो कड़ी के अंदर होती है, अगर इसको गुणनखंड में बदल दिया तो 2 का जोड़ा बनता है, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या 2 परिमेय संख्या नहीं है, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो कड़ी के अंदर की सभी संख्याएं अपरिमेय नहीं होगी, वही संख्या होंगी जो पूर्ण वर्ग न बने। अब हम पढ़ेंगे शांत दशमलव होता क्या है। शांत दशमलव पढ़ेंगे तब हम जान पाएंगे कि दशमलव का प्रसार होता कैसे है। तो शांत दशमलव होता क्या है, यानी इस स्थिति में शेष हमेशा शून्य आता है। क्या होता है, इस स्थिति में शेष हमेशा शून्य आता है। तो कैसा दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव। जैसे 1/2, 4/5 आदि। हम तुम्हें समझाएंगे कि 1/2 और 4/5 इसका शेषफल कैसे शून्य हो जाता है। जैसे हम देखें यहाँ पे 1/2, इसका मतलब क्या होता है। जैसे 1/2 इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है उसको यहाँ पे करते हैं और 1 बीच में। जब हम भाग देंगे, जैसे ये क्या यहाँ हो जाएगा और ये बीच में हो जाएगा। अब ये 2 से 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। और दशमलव पहले हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यानी अब भाग चला जाएगा, 2 × 5 = 10। अब देखो यहाँ पे शेषफल कुछ बचा है, शेषफल नहीं बचा, तो इसका मतलब ये कैसा दशमलव हो गया, शांत दशमलव। और एक एग्जाम्पल बताया था 4/5, यानी हम 5 को यहाँ पे लेंगे और 4 बीच में रहेगा। पहले दशमलव लगाएंगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 5 × 8 = 40। तो शेषफल कुछ बच रहा है, इसका मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, दशमलव, शांत दशमलव। यानी हम क्या बताते हैं, इस स्थिति में शेष हमेशा शून्य आता है। मतलब इस स्थिति में शेषफल क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। जैसे 1/2, 4/5 आदि। अब अगला क्या है, अनवसानी आवर्ती दशमलव, अशांत दशमलव। अब अगला क्या है, अनवसानी आवर्ती अशांत दशमलव। यानी शांत दशमलव में क्या होता था, इस स्थिति में शेषफल हमेशा क्या होता था, शून्य होता है। अब पढ़ेंगे अनवसानी आवर्ती अशांत दशमलव, ये क्या होता है। तो लिखेंगे इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, दोहराया जाता है। पुनरावृत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण क्या हो गया, 1/3। जैसे हो गया 1/3। अब इसको हम समझेंगे कि इसमें शेषफल की पुनरावृत्ति होती कैसी है। जैसे 1/3, इस 3 को हम यहाँ पे रखेंगे, इसे क्या बोलते हैं, भाजक। और बीच में जो रहता है इसे क्या बोलते हैं, भाज्य। इधर जो आता है वो भागफल, जो नीचे बचता है उससे शेषफल। यानी ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, भाजक, ऊपर वाला भाज्य। तो 3 से 1 में जब भाग देंगे तो यहाँ पे भाग तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव से पहले यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यानी 3 × 9। फिर बचा कितना, 1। दशमलव लगाया, फिर हम 0 लगा सकते हैं, 3 × 9।
फिर 1 बचा, दशमलव लगा तो हम 0 लगा सकते हैं, 3 त्रिका 9 बचा 1, दशमलव लगा तो हम 0 लगा सकते हैं, 3 त्रिका 9। यानी ये संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी। अब जितनी बार भाग देते जाओगे ये संख्या बार बार रिपीट हो जाती जाएगी। तो ये कैसा है? अनवसानी आवर्ती आसान दशमलव, यानी जब ये रिपीट हो रही है यानी 0.33333 ऐसे चली जाएगी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये संख्या बार बार रिपीट होती है। तो हमने बताया था अनवसानी आवर्ती आसान दशमलव होता क्या है कि इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। अब आगे पढ़ेंगे अनवसानी अनावर्ती अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, यहाँ पे हम क्या पढ़े थे? अनवसानी आवर्ती अशांत दशमलव, और यहाँ पे क्या? अनवसानी अनावर्ती। तो ये क्या होता है? तो ये होता है इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल करड़ी में 2, अगर हम करड़ी में 2 का मान लिखें तो क्या हो जाएगा? 0.4123 इस तरह जाएगा। तो ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है, मतलब रिपीट होने का मतलब लगातार रिपीट नहीं हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? अनवसानी अनावर्ती आसान दशमलव। तो हमने आज पढ़ा क्या? सबसे पहले हमने संख्या के बारे में जाना, संख्या होता क्या है, और उसके बाद हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा, पूर्ण संख्याएं पढ़ा, भाज्य संख्याएं पढ़ा, अभाज्य संख्याएं पढ़ा। फिर उसके बाद शांत दशमलव क्या होता है, अनवसानी आवर्ती आसान दशमलव क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती आसान दशमलव क्या होता है। तो आपको पूरी आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।